एयरबस के बोर्ड ने अपनी पहली मीटिंग दिल्ली में रखी थी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इंडियन एयरलाइंस के साथ, ताकि डोमेस्टिकली प्लेन्स बनाने की पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस की जा सकें। ये एक क्लियर सिग्नल था कि इंडिया का एविएशन मार्केट अब सच में आ गया है। इंडियन एयरलाइंस के पास 1000 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स ऑन ऑर्डर हैं। इस ग्रोइंग डिमांड को मीट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट एरोस्पेस जायंट्स को मेक इन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए पुश कर रही है। और इस न्यूज़ ने हमें एक अलग सवाल पे सोचने में मजबूर किया है। हर एक पैसेंजर प्लेन जो आपने कभी फ्लाई किया, लिटरली आई मीन एवरी पैसेंजर प्लेन, वो या तो एयरबस ने बनाया है या तो बोइंग ने। सोचिए एक दुनिया जहाँ कार्स और फोन्स के डजन्स ऑफ ब्रांड्स हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री सिर्फ 2 कंपनीज़ के पास मार्केट शेयर खा रखी है। तो एविएशन में ऐसा क्या यूनिक है जो इसका मार्केट स्ट्रक्चर इतना अजीब बना देता है? इसका जवाब बताता है कि ये इंडस्ट्री कितनी ज़्यादा ब्रूटल है। यहाँ तक कि एरोस्पेस सुपर पावर्स भी गवर्नमेंट बैकिंग के बावजूद को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो हमने डिसाइड किया कि आओ चलो देखते हैं कमर्शियल एविएशन को कौन सी चीज़ इतना टफ बनाती है। देखो, हर एक इंडस्ट्री का अपना साइकिल होता है। कैसे वो चीज़ें बनाती है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट साइकिल, और कैसे बेचती है, दैट मीन्स सेल साइकिल। कमर्शियल एविएशन को समझने के लिए बस यही समझना काफ़ी है। सबसे पहली चीज़ वह है लॉन्ग प्रोडक्ट साइकिल। तो लॉन्ग प्रोडक्ट साइकिल का मतलब बहुत R&D और कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। दूसरा, लॉन्ग सेल साइकिल्स में कस्टमर कंपनीज़ या इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो लो वॉल्यूम और हाई वैल्यू चीज़ें खरीदते हैं। इन डील्स को फाइनलाइज होने में टाइम लगता है और ट्रस्ट चाहिए होता है। साइकिल्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के साइकिल्स अलग होते हैं। फार्मा का प्रोडक्ट साइकिल लॉन्ग होता है, लेकिन मेडिसिन जल्दी और लार्ज वॉल्यूम्स में सेल हो जाती है। बात करें कपड़े यानी क्लोथ्स की, तो इसका प्रोडक्ट और सेल साइकिल बहुत फास्ट होता है। इसको बनाना और बेचना दोनों रिलेटिवली आसान होता है। डिफेंस में कस्टमर्स कम होते हैं, वॉल्यूम्स हाई नहीं होते और वैल्यू बहुत हाई होती है। कमर्शियल एविएशन दोनों प्रोडक्ट और सेल साइकिल बहुत ही लॉन्ग और टफ है, इतना कि मार्केट की सबसे पेशेंट कंपनीज़ का भी पेशेंट ये तोड़ देती हैं। शुरू करते हैं प्रोडक्ट साइकिल से। आजकल नया कमर्शियल एयरक्राफ्ट डेवलप करना रूटीनली 20 to 30 बिलियन डॉलर्स का खर्चा करा के ही जाता है। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। 1965 में जब बोइंग ने आइकॉनिक 747 लॉन्च किया था, तब उन्होंने $1 बिलियन से ज़्यादा स्पेंड किया, जबकि कंपनी का वैल्यूएशन उस वक्त अराउंड $375 मिलियन ही था। बेसिकली कंपनी से ज़्यादा दाव लगा दिया एक नए प्लेन के डिज़ाइन में या उसको डेवलप करने में, और एक प्लेन को इनिशियली डिज़ाइन से लेके फाइनल डिलीवरी तक नियरली 1 डेकेड तक लग सकता है। और ये स्ट्रगल्स यही नहीं ख़त्म होते। प्लेन्स बनाना स्टार्ट करने पर मैन्युफैक्चरर्स आमतौर पे यूनिट पे लॉस करते हैं, क्योंकि यूनिट इकोनॉमिक्स उतना फिट नहीं बैठता। प्रॉफिट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। 1970 से 2010 के बीच बोइंग का एवरेज नेट प्रॉफिट लगभग अराउंड 5% था। रिसेंट ईयर्स में लॉसेस भी रिकॉर्ड किए हैं बोइंग ने। तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा हार्ड क्यों है, और ये इंडस्ट्री कोई अनलॉक क्यों नहीं कर पा रहा है? क्या बस और सीट्स ऐड कर दो ना, कैपेसिटी बढ़ेगी और पैसा बनेगा? ऐसा सिंपल नहीं है। एक एक्स्ट्रा सीट से वेट और डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूल एफिशिएंसी सब कुछ चेंज हो जाती है। फिर से टेस्टिंग और रीसर्टिफिकेशन चाहिए होता है, और यहाँ कोई क्विक आइटरेशन पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से पैसेंजर एयरक्राफ्ट एक अलग बिजनेस है कंपेयर टू फाइटर जेट्स। फाइटर जेट्स एडवांस हैं पर हल्के होते हैं, इनमें मोस्टली 1 से 2 सीट्स होते हैं, और कमर्शियल यूज़ के लिए इन फाइटर जेट्स को कभी नहीं बनाया जाता। जबकि अगर पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो ये बल्कि हैं, इनको बनाना मुश्किल है, और इनको बनाने के लिए कमर्शियली रेडी होना ज़रूरी है। इसी ब्रूटल रियलिटी की वजह से नए और कंप्लीट शीट डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। हमें दिखता है कि पुराने ही डिज़ाइन से रेप्लिकेट हो रहे हैं। जैसे एयरबस A320 जो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइडली यूज मॉडल है, 1987 में लॉन्च हुआ था। वो एयरबस के A320 फैमिली का पहला प्लेन था। बाकी मॉडल्स मोस्टली माइनर अपडेट्स हैं।
एक अपडेट का कॉस्ट एक क्लीन शीट डिज़ाइन के बस अराउंड 10 to 20% के आसपास ही होता है, लेकिन अगर एक क्लीन शीट बनाने जाएं तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बन सकता है हमारे लिए। अगला पॉइंट आता है सेफ्टी सर्टिफिकेशंस। सेफ्टी सर्टिफिकेशंस भी प्रोडक्ट साइकिल का एक बड़ा हिस्सा है। टेस्टिंग खुद में ही एक लार्ज एयरलाइन के लिए लगभग 5 साल लेती है। 5 साल $बिलियन खर्च बिना किसी रेवेन्यू के। और ये सही भी है, सेफ्टी का सवाल लाइफ और डेथ का होता है। 2024 में अलास्का एयरलाइंस के एक नियर क्रैश के बाद बोइंग 737 मैक्स की प्रोडक्शन टेम्पररी शट डाउन करनी पड़ी। कुछ लोग कहेंगे कि मैन्युफैक्चरर्स का स्ट्रैटेजी बहुत पुराने प्लेन्स को बस अपडेट करना सेफ्टी इश्यूज ला सकता है, जैसे अभी रिसेंट में अलास्का एयरलाइंस में देखा भी गया। जैसे 737 मैक्स ओरिजिनल 737 से का डेरिवेटिव था, जो 1960s में अराउंड 737 बनाया गया था। बोइंग ने टाइम और कॉस्ट बचाने के लिए ये डिसीजन लिया। उन्होंने एक शॉर्टकट का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे डिज़ाइन कॉम्प्रोमाइज़ हुए क्योंकि पुराना सिस्टम नई टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से अडॉप्ट नहीं कर पा रहा था। एक और खासियत है, सप्लायर इकोसिस्टम बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है। मॉडर्न एयरलाइनर 1 मिलियन पार्ट्स का पजल होता है। हमें लगता है क्या ही होगा एक एयरबस के एक एयरक्राफ्ट के अंदर, एक प्लेन, एक इंजन और कुछ पार्ट्स, पर नहीं, यहाँ पे अराउंड मिलियन पार्ट्स होते हैं। बोइंग और एयरबस ने डेकेड्स लगाकर सप्लायर नेटवर्क बनाया है, हंड्रेड्स ऑफ मेजर सप्लायर्स और थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर वंस जो परफेक्टली सिंक में काम करते हैं। इंजन मेकर जैसे कि GE, जनरल इलेक्ट्रिक और रोल्स रॉयस भी नए इंजीनियर्स डेवलप करने में बिलियंस इन्वेस्ट करते हैं। स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट प्रोग्राम्स पे बेट लगाते हैं। नए एंट्रेंट्स के लिए ये इकोसिस्टम ऑलमोस्ट रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल होता है। ऐसा नहीं कि कल अगर मेरा मन करे मैं सुबह उठ करके कि चलो मुझे एक एयरक्राफ्ट का इंजन बनाना है या मुझे एक एयरक्राफ्ट की कंपनी बनानी है, ऐसा नहीं है। स्पेशली जब सेफ्टी रेगुलेशंस टाइट हों। बेस्ट सप्लायर्स पहले से ही एयरबस और बोइंग के साथ कमिटेड हैं। डेकेड्स का ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है। जैसे एयरबस के CEO ने कहा, असेंबली करना रिलेटिवली ईजी है और ये एयरक्राफ्ट की वैल्यू का केवल 7% ही होता है। सप्लायर इकोसिस्टम बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब बात करते हैं सेल्स की तरफ। प्लेन्स एक्सपेंसिव होते हैं। एक नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे कि एयरबस A320 नियो की बात करें तो इसका लिस्ट प्राइस लगभग $110 मिलियन के अराउंड है। मार्केट बहुत छोटा है। एक अच्छे साल में भी डिलीवरीज अराउंड 1000 यूनिट्स तक ही हो जाती हैं, बट ये जब एक अच्छा साल हो और सब कुछ सही चल रहा हो, क्योंकि प्रोजेक्ट साइकिल इतना लंबा है, परचेज डिसीजन सालों तक चलती हैं और हैवी रिलेशनशिप ड्रिवन होती हैं। इसमें प्राइस, कस्टमाइजेशन, ट्रेनिंग एक्सेट्रा पे नेगोशिएशन होती है। एयरलाइंस आमतौर पे प्लेन्स आउटराइट नहीं खरीदते। अगर एक स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो लगभग 58% कमर्शियल एयरक्राफ्ट लीज्ड होते हैं। और रीज़न भी क्लियर है, फ्यूचर डिमांड फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल है। 10 साल बाद कितने लोग फ्लाई करेंगे कोई श्योर नहीं होता। एक प्रोडक्ट साइकिल के अंदर मार्केट पूरी तरीके से बदल सकता है। एयरबस ने A320 में ओवर एस्टिमेट कर दिया कि एयर ट्रैवल कैसे इवॉल्व करेगा। इस वजह से उसको हैवी लॉसेस में प्लेन्स जल्दी डिप्रिशिएट करते हैं। ओनरशिप शॉर्ट टर्म में अनप्रॉफिटेबल हो सकती है, इसलिए एयरलाइन अक्सर ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं। अराउंड 2023 में, साल 2023 में ग्लोबली 352 एयरक्राफ्ट ऑर्डर कैंसिल हुए थे। इसी वजह से एयरबस और बोइंग ने जानबूझ के इंटेंशनली ऑर्डर्स ओवरबुक किया जो इनके रियलिस्टिक डिलीवरी कैपेसिटी से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कई सारे ऑर्डर्स तो वैसे ही ड्रॉप हो जाएंगे। लीजिंग इसलिए भी सेंसिबल है कि अगर 5 साल बाद आपको प्लेन नहीं चाहिए तो आपको रीसेल वैल्यू के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कैपेसिटी को आप बहुत ही जल्दी से एडजस्ट कर सकते हो। और इसका काफ़ी अच्छा एग्जांपल है इंडिगो एयरलाइंस। अब इंडिगो एयरलाइंस की कहानी वो अपने आप में एक वीडियो डिज़र्व करती है। और एयरक्राफ्ट लीजिंग का अपना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वर्ड है, जिसे एक अलग वीडियो में ही हम लोग कवर करेंगे। एयरक्राफ्ट लीजिंग में तो आयरलैंड और UK के फर्म्स ही प्रोमिनेंट है पूरी दुनिया में, और ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और मैं इसको एक दिन और अच्छे से कवर करूँगा। एक और चीज़, सेल्स एक्सट्रीमली स्टिकी होते हैं। एयरलाइंस यूजुअली एक ही फ्लीट पे टाइम कमिट कर लेती हैं। इंडिगो ने अपनी फ्लीट ऑलमोस्ट एंटायरली एयरबस A320 फैमिली पे ही बनाई है। 2023 में उन्होंने रिकॉर्ड ऑर्डर दिया था, वो भी 500 A320s का। ये एविएशन हिस्ट्री का सिंगल लार्जेस्ट परचेज ऑर्डर है। साउथवेस्ट एयरलाइंस सिर्फ बोइंग 737 पर ऑपरेट करता है। रीज़न सिंपल है,
पायलट्स को टाइप स्पेसिफिक ट्रेनिंग चाहिए, स्पेयर पार्ट्स इंटरचेंज नहीं होते। अगर हम लोग दो दो एक ही एयरलाइन के अंदर अगर दो दो कंपनियों के एयरक्राफ्ट चलाने लगे, डिफरेंट प्लेन मॉडल्स पे स्विच करने का मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट, कॉकपिट्स और सिस्टम अलग होते हैं, तो फ्लीट कॉमनैलिटी कॉस्ट एफिशिएंट होती है और ओवर टाइम अपडेट्स चलती रहती हैं। एयरलाइंस को कंटिन्यूटी चाहिए, वो जानते हैं एयरबस या बोइंग उनके नीड्स के हिसाब से बिल्ड करेंगे। लेस एस्टैब्लिश प्लेयर से प्लेन खरीदना रिस्की लगता है। नया जेट बहुत सिग्निफिकेंटली बेटर होना चाहिए, तभी एयरलाइन स्विचिंग कॉस्ट उठाने का डिसीजंस लेंगी। अब जब हम जानते हैं कि बिल्ड करना और सेल करना दोनों ही इतना टफ है, तो देखते हैं कि कैसे बोइंग और एयरबस ने मार्केट को वर्चुअली कैप्चर कर रखा है। 1990s तक वेस्टर्न जेट मैन्युफैक्चरर्स कंसोलिडेट होकर केवल दो जायंट्स में ही सिमट के रह गए, बोइंग जो 1916 में फाउंड हुआ था और एयरबस जो अराउंड 1970 में फाउंड हुआ था, और ये एक यूरोपियन कंजोर्टियम के रूप में फाउंड हुआ था जिसका मकसद बोइंग के मोनोपोली को कम्पीट करना था। और मुझे याद है उस समय एक कहावत थी कि इफ़ इट्स नॉट बोइंग आई एम नॉट गोइंग, मतलब बोइंग का ट्रस्ट और उसका मार्केट में वर्चस्व इतना ज़्यादा था कि लोग बोइंग के ऊपर अंधा भरोसा करते थे। दोनों को मैसिव गवर्नमेंट सपोर्ट मिला और मिलता ही रहा है, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा टफ है कि गवर्नमेंट सपोर्ट नेसेसरी है, लेकिन गवर्नमेंट का सपोर्ट पूरा सफिशिएंट नहीं है। कोविड के बाद यूएस ने बोइंग के लिए $17 बिलियन का लोन फंड कार्व आउट किया था। उनका कहना है कि बोइंग नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल है, इसीलिए इसको कभी भी फेल नहीं होने दिया जा सकता। डुओपोली होने के बावजूद एयरबस और बोइंग कल्यूड नहीं करते हैं, दोनों फियरसली कम्पीट करते हैं। बोइंग काफ़ी टाइम डोमिनेंट रहा जब तक एयरबस ने 1980s-90s में अग्रेसिवली पुश नहीं किया। 2019 तक एयरबस रेवेन्यू के हिसाब से बोइंग से आगे निकल गया, मेनली इनोवेशन की वजह से। एयरबस A320 एक नया पैराडाइम था, पहली फुल सीट और डिजिटल कॉकपिट कंट्रोल्स और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी। इसने बोइंग को प्रेशर में डाल दिया और बोइंग ने जल्दी 737 मैक्स की प्रोडक्शन को रश किया, जिसका नतीजा डिज़ाइन और सॉफ्टवेयर इश्यूज़ में निकला और काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक क्रैशेस हुए, जिनके बारे में बात करने का मेरा मन नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैजिक क्रैशेस थे वो सब। ये कंपटीशन डीप डिस्काउंट्स भी ड्राइव करता है, मार्जिन्स और ज़्यादा कंप्रेस हो जाते हैं। डुओपोली में ज़्यादा वैल्यू एयरलाइंस को चीप प्राइसेस के थ्रू चली जाती है, मैन्युफैक्चरर्स को बड़ा रिस्क उठाना पड़ता है। A320 और 737 फैमिलीज मिलकर नियरली हाफ ऑफ द पैसेंजर प्लेन्स ग्लोबली का अकाउंट करते हैं। कोई थर्ड प्लेयर अब तक रियलिटी को तोड़ नहीं पाया है, और ये सिर्फ ट्राई ना करने की वजह से नहीं है। कई कंट्रीज़ ने कोशिश की और फेल भी हुए। एक आपने बोम्बार्डियर के बारे में सुना होगा। कनाडा का बोम्बार्डियर C सीरीज़ टेक्निकली बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट था, पर डेवलपमेंट कॉस्ट ने ही कंपनी को नियरली बैंकरप्ट कर दिया। प्राइसिंग वॉर और US टैरिफ के प्रेशर में बोम्बार्डियर ने 2018 में प्रोग्राम एयरबस को सेल कर दिया और पैसेंजर एयरक्राफ्ट से एग्जिट लिया। ब्राज़ील का एम्ब्रेयर रीजनल जेट्स में सक्सेसफुल रहा, पर बड़ी सीट्स वाले बिगर जेट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा टफ है। 2018 में बोइंग ने एम्ब्रेयर को कमर्शियल डिवीज़न का 80% खरीदने का एग्रीमेंट किया, पर 2020 में 737 मैक्स क्राइसिस और पैंडेमिक के बीच बोइंग ने डील को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से एम्ब्रेयर की जो डील है वो स्टैंडर्ड रह गई। चाइना का भी एक स्टेट बैक्ड कॉमैक भी है, उसका C919 टेक्निकली सॉलिड है, लेकिन इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन की कमी है और वो वेस्टर्न इंजन्स और एवियोनिक्स पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है। और अभी तक सिर्फ एक नॉन चाइनीज़ एयरलाइंस जिसका नाम है इंडोनेशिया ट्रांसुआ ही केवल C919 यूज़ करती है। मतलब पूरी दुनिया में केवल एक नॉन चाइनीज़ एयरलाइन है जो चाइना की C919 को यूज़ करती है। इवन एडवांस फाइटर जेट्स मेकर ने कमर्शियल एविएशन में फेल किया है। क्लासिक एग्जांपल है लॉकहीड मार्टिन जैसे जायंट्स, जो 1981 में कमर्शियल एविएशन से एग्जिट कर जब L1011 ट्राइस्टार ने $2.5 बिलियन का लॉस किया। फेलियर्स की लिस्ट बहुत लंबी है। जापान की मित्सुबिशी, रसिया का UAC, एडवांस्ड फाइटर जेट मेकर लॉकहीड और अदर्स। कमर्शियल एविएशन का डुओपोली एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर का नतीजा नहीं है, ये एक नेचुरल आउटकम है एक इंडस्ट्री के ब्रूटल इकोनॉमिक्स का। पैसेंजर एयरक्राफ्ट कंपनी स्टार्ट करना ये तो बहुत ही एम्बिशियस होना पड़ता है या फिर थोड़ा पागल होना पड़ता है।
सबसे वेल कैपिटलाइज्ड, वेल सपोर्टेड, टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनीज भी इस सेक्टर में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। फ़िलहाल के नज़रिए से अगर आप वर्ल्ड में किसी भी स्टैंडर्ड पैसेंजर जेट के में बोर्ड कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट सर्टेनली या तो एयरबस या तो बोइंग ने बनाया होगा। डुओपोली अनब्रेकेबल नहीं क्योंकि वो अनबीटेबल है, बल्कि क्योंकि उनमें एंटर करने की इकोनॉमिक्स जस्टिफाई करना इम्पॉसिबल लग रहा है। दोस्तों, कमर्शियल एविएशन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां इनोवेशन से ज़्यादा पेशेंस, प्रिसीजन और परसिस्टेंस चाहिए होती है। एयरबस और बोइंग का डुओपोली टूटना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। शायद एक दिन इंडिया का भी अपना खुद का कमर्शियल जेट दुनिया के आसमान में उड़ता देखे। तब तक स्काई बिलोंग्स टू दीज टू जायंट्स। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ही इंसाइटफुल वीडियो में। तक आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, एंड आई रियली वांट टू हैव इंसाइटफुल डिस्कशन इन द कमेंट सेक्शन, सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट ओवर देयर। बाय बाय।